आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्री का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है वृत्त। क्या है बेटा? अब बेटा ध्यान देना, यहाँ पर वृत्त को इंग्लिश में बोलते हैं सर्कल, बोलते हैं सर्कल। ठीक है, अब सबसे पहले हमें यह समझना है कि वृत्त का मतलब क्या होता है। वृत्त क्या होता है सबसे पहले हम लोग वो समझेंगे। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो फर्स्ट पॉइंट ध्यान से देखो। फर्स्ट पॉइंट आपको क्या दिया है कि वृत्त क्या होता है। क्या लिखा है ध्यान से देखो, किसी स्थिर बिंदु से, स्थिर बिंदु मतलब एक जगह पर बिंदु रहेगा, स्थिर रहेगा। स्थिर मतलब एक जगह पे फिक्स रहेगा वो, ठीक है। किसी स्थिर बिंदु से समदूरस्थ, समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पर। समदूरस्थ का मतलब क्या होता है? समान दूरी पर, समान दूरी पर, ठीक है। किसी स्थिर बिंदु से समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर सभी बिंदुओं के समुच्चय को वृत्त कहते हैं। समुच्चय का मतलब होता है समूह है। क्या होता है बेटा? समूह है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखा है उसको समझते हैं और उसके हिसाब से डायग्राम को समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, किसी स्थिर बिंदु से समदूरस्थ सभी बिंदुओं के समुच्चय को वृत्त कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है देखो, यहाँ पर किसी स्थिर बिंदु से, स्थिर बिंदु मतलब एक जगह पे बिंदु फिक्स रहेगा। किसी स्थिर बिंदु से समदूरस्थ, समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर, समान दूरी पर, समान दूरी पर यहां पर एक बिंदु है, फिर यहां पर एक बिंदु है, ऐसे असंख्य बिंदु होंगे, समान दूरी पर होंगे। अगर मैं ऐसा लेता हूं तो क्या वो समान दूरी पर है? क्या नहीं। अब समान दूरी पर लेना है तो राउंड बनेगा ना, ऐसे। समझ में आ रहा है? तो यहां पर याद रखना, किसी स्थिर बिंदु से समान दूरी पर बिंदुओं का जो समूह होता है, जो समुच्चय होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? वृत्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? वृत्त। और वृत्त के अंदर असंख्य बिंदु होते हैं, उसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते। आपको लग रहा है ये वृत्त है, बट इसके अंदर असंख्य बिंदुओं से बना है बेटा। ये असंख्य बिंदुओं से बना है, बहुत सारे बिंदु इसके अंदर। समझ में आ रहा है? तो याद रखना, वृत्त क्या होता है बेटा? स्थिर बिंदु से, स्थिर बिंदु से समदूरस्थ सभी बिंदुओं के समूह को क्या बोलते हैं बेटा? वृत्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समझा? यस सर। अब उसके बाद हम लोग को समझना है कि वृत्त का केंद्र क्या होता है। वृत्त का केंद्र, अच्छा, वृत्त का केंद्र बेटा ये है, ये स्थिर बिंदु है ना, इसी स्थिर बिंदु को वृत्त का क्या बोलते हैं? केंद्र। क्या बोलते हैं? केंद्र। देखो लिखा है, उस स्थिर बिंदु को वृत्त का केंद्र मतलब सेंटर ऑफ अ सर्कल कहते हैं। मतलब यहाँ पर ये जो बिंदु है ये वृत्त का क्या है बेटा? केंद्र है। क्या है बेटा? केंद्र। नहीं समझा? समझा। कोई डाउट है? नो सर। वृत्त क्या होता है वो समझा? यस सर। वृत्त का केंद्र क्या होता है वो समझा? यस सर। कोई डाउट है? नो सर। चलो ठीक है, अब आपको ये तो पता चल गया कि ये जो वृत्त है ये असंख्य बिंदुओं से बना हुआ है। yes, तो अब समझते हैं कि जीवा क्या होती है या फिर त्रिज्या क्या होती है। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले हमें सीखना है कि वृत्त की त्रिज्या किसे कहते हैं। तो यहां पर क्या लिखा है, वृत्त के केंद्र तथा वृत्त पर स्थित किसी भी बिंदु को जोड़ने वाले रेखाखंड को त्रिज्या मतलब रेडियस कहते हैं। बेटा याद रखना, त्रिज्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेडियस। क्या बोलते हैं बेटा? रेडियस। अब यहां पर क्या लिखा है, वृत्त के केंद्र, वृत्त के केंद्र तथा, वृत्त के केंद्र तथा वृत्त पर स्थित। अब वृत्त पर कहीं पर भी बिंदु हो सकता है वो, वृत्त पर स्थित कोई समझो बिंदु है, वृत्त का केंद्र तथा वृत्त पर स्थित किसी भी बिंदु को जोड़ने वाला जो रेखाखंड होता है उसी को हम लोग बोलते हैं वृत्त की त्रिज्या। क्या बोलते हैं? वृत्त की त्रिज्या। वृत्त के केंद्र तथा वृत्त पर स्थित किसी भी बिंदु को जोड़ने वाला जो रेखाखंड होता है उसी को हम लोग बोलते हैं वृत्त की त्रिज्या। अब ये हो जाएगा वृत्त की त्रिज्या, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रेडियस। और याद रखना बेटा, इसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं बेटा? आर से। आर मतलब वृत्त की त्रिज्या। कोई डाउट है? नो सर। वृत्त के केंद्र तथा वृत्त पर स्थित किसी भी बिंदु को जोड़ने वाला जो रेखाखंड होता है उसे हम लोग वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। अब सपोज करो बिंदु यहां पर है, वृत्त पर बिंदु यहां पर है,
और ये वृत्त का क्या है बेटा? केंद्र है। वृत्त के केंद्र है तथा वृत्त पर स्थित किसी भी बिंदु को जोड़ने वाला जो रेखाखंड होता है वो वृत्त का क्या होता है बेटा? त्रिज्या। समझा? और बिंदु यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है। ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है। और एक चीज याद रखना बेटा, वृत्त में कितनी भी त्रिज्या हो सब समान होगी। समझ में आ रहा है? अगर ये त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5 और ये भी 5। तो वृत्त में कितनी भी त्रिज्या हो उनका माप, उनका जो लेंथ होता है वो सेम होता है। समझ में आ रहा है? आगे चले? तो वृत्त की त्रिज्या समझ गए आपको। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा, उसी को दूसरे लैंग्वेज में पता है, सिंपल लैंग्वेज में क्या लिखा है देखो बेटा, वृत्त के केंद्र और वृत्त पर स्थित किसी बिंदु के बीच की दूरी को भी क्या कहते हैं बेटा? त्रिज्या कहते हैं। उसी चीज को दूसरे लैंग्वेज में लिखा हुआ है। मतलब वृत्त के केंद्र तथा वृत्त पर स्थित किसी भी बिंदु, देखो बेटा वृत्त का केंद्र और वृत्त के ऊपर एक बिंदु है, उनके बीच की जो दूरी होगी उसी को हम लोग बोलेंगे वृत्त की त्रिज्या। अब वृत्त की त्रिज्या को दो इसके हिसाब से बताया, दो परिभाषा के हिसाब से, तो जो आपको इजी लगे वो आप पढ़ लेना। समझ में आ रहा है? क्लियर है? वृत्त क्या होता है, वृत्त का केंद्र क्या होता है और त्रिज्या क्या होती है। चलो अब नेक्स्ट क्या दिया बेटा? हाँ, वृत्त के कोई भी दो बिंदुओं को जोड़ने वाला रेखाखंड जीवा कहलाता है। वृत्त पर कोई भी दो बिंदु हो सकते हैं। जैसे सपोज करो एक बिंदु मैंने यहां पर लिया और एक बिंदु मैंने यहां पर लिया, इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाला जो रेखाखंड होगा उसी को हम लोग कहेंगे वृत्त की जीवा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉर्ड। क्या बोलते हैं बेटा? ये समझा? वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को जोड़ने वाला जो रेखाखंड होता है वो वृत्त की क्या होती है बेटा? जीवा होती है। क्या होती है? जीवा। नहीं समझा? क्लियर है? चलो अब नेक्स्ट क्या दिया है? हाँ, नेक्स्ट व्यास क्या होता है? क्या बोला बेटा? वृत्त के केंद्र से जाने वाली जीवा को उस वृत्त का व्यास कहते हैं। व्यास मतलब डायमीटर कहते हैं। समझ में आ रहा है? अब यहां पर जीवा होगी बट वो वृत्त के केंद्र से जाएगी। जीवा क्या करता है? वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को जोड़ता है। तो यहां पर देखो, यहां पर मैं व्यास बना रहा हूं, समझो यहां पर बिंदु है। अब ये जीवा जो है वो वृत्त के केंद्र से होकर जाएगी और यहां पर एक बिंदु है, दो बिंदुओं को जोड़ रहा है मतलब जीवा है, और वृत्त के केंद्र से जा रहा है मतलब क्या है बेटा? व्यास। क्या है बेटा? व्यास। नहीं समझा? तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या सीखा? सबसे पहले वृत्त क्या होता है, दूसरा त्रिज्या क्या होती है, जीवा क्या होती है और व्यास क्या होता है। समझा? तो यहाँ पर बेटा मैं डायग्राम पूरा एकदम कंप्लीट बना देता हूँ ताकि आपको समझे। देखो वृत्त के केंद्र से वृत्त पर स्थित किसी भी बिंदु को जो जोड़ने वाला रेखाखंड होता है वो वृत्त की त्रिज्या होती है। तो ये है बेटा वृत्त की त्रिज्या। क्या है बेटा? त्रिज्या। त्रिज्या मत को आर से डिनोट करते हैं, मतलब रेडियस। उसके बाद में समझो यहां पर एक बिंदु है और यहां पर एक बिंदु है, इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाला जो रेखाखंड होगा वो वृत्त की जीवा कहलाएगी। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? कॉर्ड। समझ में आ रहा है? और अगर वृत्त के केंद्र से होकर जा रहा है, समझो वृत्त के केंद्र से होकर जीवा जा रही है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वृत्त का व्यास। व्यास मतलब डायमीटर। इतना क्लियर है? और यहां पर ये बीच में जो बिंदु है ये वृत्त का क्या है बेटा? केंद्र। कोई डाउट है? समझा? चलो अब आगे चलते हैं। फटाफट इसको नोट डाउन कर लो पहले, इसे बोलने के साथ। ठीक है, क्लियर है? चलो अब यहां पर देखो बेटा, डायग्राम ध्यान से देखो। डायग्राम सबसे पहले क्या है बेटा? सर्वांशम वृत्त। अब दो वृत्त सर्वांशम कब होंगे? जब उनकी त्रिज्या क्या होगी? समान। त्रिज्या क्या होंगी? समान। अब यहां पर ध्यान से देखो, अब यहां पर एक वृत्त है, सपोज करो इसकी जो त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर। कितने बेटा? 5 सेंटीमीटर। और इसकी भी त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर।
अगर दोनों वृत्त की त्रिज्याएं समान है, मतलब ये दोनों वृत्त क्या है बेटा, सर्वांगसम। क्या है बेटा, सर्वांगसम का मतलब होता है ये दोनों बराबर है, समान। समझ में आ रहा है? तो याद रखना, अगर दो वृत्त की त्रिज्याएं समान है, इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और इसकी भी त्रिज्या कितनी है बेटा, 5 सेंटीमीटर, दोनों की त्रिज्या बराबर है, मतलब ये दोनों क्या है बेटा, सर्वांगसम है। क्या है बेटा, सर्वांगसम। क्लियर है? मतलब ये दोनों वृत्त बराबर होंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटा, एक केंद्रीय वृत्त। एक केंद्रीय वृत्त का मतलब क्या होता है बेटा, असंख्य बिंदु, असंख्य वृत्त होंगे लेकिन उनका केंद्र एक ही होगा। आपको प्रैक्टिकली बताता हूं, ठीक है, ध्यान से देखना। देखो, यहां पर बनाता हूं, ठीक है। ये मैंने वृत्त ड्रॉ किया, उसके बाद केंद्र, केंद्र चेंज किया क्या, नहीं। दूसरा वृत्त ड्रॉ किया, वापस ये तीसरा वृत्त ड्रॉ किया। तीनों वृत्त का जो केंद्र है वो समान है, इसको बोलते हैं बेटा एक केंद्रीय वृत्त। समझ में आ रहा है क्या? एक केंद्रीय वृत्त का मतलब क्या होता है, वृत्त का जो बिंदु होगा वो समान होगा। अब यहाँ पर दो वृत्त है, दोनों वृत्त का जो केंद्र है वो क्या है बेटा, समान है। क्या है बेटा, समान मतलब एक ही है, तो इसको बोलेंगे एक केंद्रीय वृत्त। समझा? यस सर। चलो अब आगे चलते हैं। अब आगे क्या है बेटा, देखो ध्यान से। नेक्स्ट, परस्पर प्रतिच्छेदित करने वाले वृत्त। प्रतिच्छेदित मतलब एक दूसरे को कट करेंगे। अब देखो यहां पर ध्यान से, प्रैक्टिकली देखो, यहां पर मैंने एक वृत्त बना लिया, ठीक है, और यहां पर भी मैंने एक वृत्त बना लिया। अब ये दोनों वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रहे हैं। कहां पर प्रतिच्छेदित कर रहे हैं, एक तो यहां पर इस बिंदु पर और एक इस बिंदु पर। समझो इस बिंदु को मैंने ए नाम दे दिया और इस बिंदु को मैंने बी नाम दे दिया। ये दोनों वृत्त एक दूसरे को बिंदु ए तथा बिंदु बी पर प्रतिच्छेदित करते हैं। प्रतिच्छेदित करते मतलब कट करते हैं। समझ में आ रहा है? yes, तीन टॉपिक क्लियर है? yes, सबसे पहले सर्वांगसम वृत्त। सर्वांगसम वृत्त का मतलब होता है दोनों वृत्त की त्रिज्या समान होगी। त्रिज्या समान है तो दोनों क्या है बेटा, सर्वांगसम। दूसरा एक केंद्रीय वृत्त, दोनों वृत्तों का केंद्र क्या है बेटा, एक ही है। और तीसरा क्या बेटा, प्रतिच्छेदित करने वाले वृत्त। प्रतिच्छेदित मतलब एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा, वो कट करेंगे। और कट कहां पर करें बेटा, दो भिन्न बिंदुओं पर कट कर रहे हो। समझा? क्लियर है? फटाफट इसको नोट डाउन कर लो। 9th स्टैंडर्ड में आपने जीवा के गुणधर्म सीखे थे, बराबर? जीवा के कुछ गुणधर्म सीखे थे जो आपको 10th में भी यूज होने वाला है। तो यहां पर जरा ध्यान से देखिए, वृत्त की जीवा के गुणधर्म, जिसमें सबसे पहला प्रमेय है, क्या है, ध्यान से देखो। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उस जीवा को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करता है मतलब समान भागों में बांटता है। अब यहां पर क्या लिखा है उसको समझते हैं। क्या लिखा है, ध्यान से देखो। वृत्त के केंद्र से, सपोज करो हमारे पास एक वृत्त है, वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से, ये समझो जीवा है। वृत्त के केंद्र से जीवा पर अगर हम लोग लंब डालेंगे, लंब मतलब यहां पर 90 अंश का क्या बनेगा, कोण बनेगा। तो यहां पर ध्यान देना बेटा, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करता मतलब समान भागों में बांटता है। इसका मतलब यह है बेटा कि अगर ये पूरी जीवा 10 सेंटीमीटर, कितने बेटा, 10 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर और ये भी क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। मतलब वृत्त के केंद्र से जीवा पर अगर हम लोग लंब डालेंगे तो जीवा को समान भागों में बांटता है। अगर ये पूरा 10 सेंटीमीटर तो ये 5 होगा और ये भी कितना होगा बेटा, 5। नहीं समझा? समझा। क्लियर है? यस सर। तो यहां पर देखो डायग्राम, अभी वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से, ध्यान से देखना, वृत्त के केंद्र से जीवा पर
डाला गया लंब जीवा को क्या करता है बेटा, समद्विभाजित करता है, मतलब समान भागों में बांटता है। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो यहां पर मैं लिख देता हूं बेटा, यदि ओ केंद्र वाले वृत्त में रेख ओपी लंब है जीवा एबी के ऊपर, अगर ये ओपी लंब है जीवा एबी के ऊपर, तो क्या होगा, तो एपी जो है वो बराबर होगा पीबी के। एपी किसके बराबर होगा? पीबी के। और उसी के साथ ये दोनों का जो माप है वो एबी का क्या होगा? आधा। एबी का क्या होगा? आधा। तो मैं ऐसा लिखूंगा, ए बी का आधा, आधा मतलब 1/2 टाइम्स 1/2 गुना एबी, मतलब एबी का वो क्या होगा? आधा। समझ में आ रहा है? कोई डाउट है? तो याद रखना बेटा, समझा? तो यहाँ पर याद रखना है बेटा, वृत्त के केंद्र से जीवा पर अगर लंब डालेंगे तो जीवा को वो समान भागों में क्या करता है? विभाजित करता है। क्या करता है बेटा? इसका मतलब ये है एपी जो है वो बराबर किसके होगा? पीबी के, और ये दोनों आधा किसका होगा? एबी का। तो यहाँ पर याद रखना, एपी जो है वो बराबर होगा पीबी के, और ये दोनों आधा रहेंगे। किसका आधा रहेगा बेटा? एबी के। क्लियर है? कोई डाउट है? पक्का? ये आपने 9th में सीखा था। क्लियर है ना? वृत्त के केंद्र से जीवा पर अगर लंब डालेंगे तो जीवा को समान भागों में बांटेगा, मतलब विभाजित करेगा। क्लियर? अब इसके बाद इसी का विलोम सीखेंगे। इसमें क्या सीखा? लंब है तो जीवा को समद्विभाजित करता है, और उसमें क्या रहेगा? उसमें क्या रहेगा बेटा? अगर ये दोनों बराबर है तो ये लंब होगा। देखो ध्यान से, इस प्रमेय में क्या लिखा है? उसी का विलोम है। क्या लिखा है बेटा? वृत्त केंद्र तथा जीवा के मध्य बिंदु को जोड़ने वाला रेखाखंड जीवा पर क्या होता है बेटा? लंब होता है। अब यहां पर क्या लिखा है? ध्यान से समझते बेटा, वृत्त का केंद्र है, सपोज करो हमारे पास ये वृत्त है और ये वृत्त का क्या है बेटा? केंद्र है। वृत्त का केंद्र और जीवा का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु क्या करता है बेटा? जीवा को समान भागों में बांटता है। मतलब ये जो जीवा है पहले से समद्विभाजित है ना बेटा? पहले से समान भागों में बटी हुई है। तो यहां पर ध्यान देना, वृत्त के केंद्र तथा जीवा के मध्य बिंदु को जोड़ने वाला जो रेखाखंड होता है वो जीवा पर क्या होता है? लंब, मतलब 90 अंश का कोण बनाता है। समझ में आ रहा है क्या? वृत्त के केंद्र तथा जीवा के मध्य बिंदु को जोड़ने वाला जो रेखाखंड होता है वो जीवा पर क्या होता है? लंब होता है, मतलब 90 अंश का कोण बनाता है। 90 अंश का क्या बनता है बेटा? क्लियर है? कोई डाउट है? तो यहां पर कैसे लिखोगे बेटा? यदि और तो के रूप में, यदि ओ केंद्र वाले वृत्त में, ओ केंद्र वाले वृत्त में पी, ए बी का क्या है बेटा? मध्य बिंदु। ठीक है, बिंदु पी यह है, जीवा ए बी का मध्य बिंदु है। क्या बेटा? मध्य बिंदु है। तो क्या होगा? तो रेख ओपी जो है वो लंब होगा जीवा एबी के ऊपर। ये समझा? तो याद रखना बेटा, वृत्त के केंद्र तथा जीवा के मध्य बिंदु को जोड़ने वाला जो रेखाखंड होता है वो जीवा पर क्या होता है बेटा? लंब, मतलब 90 अंश का कोण बनाता है। तो यहाँ पर वही लिखा है, वृत्त केंद्र तथा जीवा के मध्य बिंदु को जोड़ने वाला रेखाखंड जीवा पर क्या होता है? लंब होता है। दोनों समझा? यहाँ पर हमने क्या सीखा था? ध्यान से देखना बेटा, वृत्त के केंद्र से जीवा के ऊपर अगर लंब डालेंगे तो जीवा को समान भागों में विभाजित करेगा, और यहाँ पर क्या है बेटा? वृत्त के केंद्र तथा जीवा के मध्य बिंदु को जोड़ने वाला जो रेखाखंड होता है वो जीवा पर क्या होता है? लंब होता है। क्लियर है? ये हमने 9th में भी सीखा था। ठीक है, फटाफट एक काम करो, सबसे पहले इसको नोट डाउन कर लो। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ध्यान से देखिए जरा बेटा। नेक्स्ट टॉपिक है 1, 2 तथा 3 बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्त। इसका मतलब क्या है? ध्यान से समझो। एक बिंदु से
कितने वृत्त होकर जा सकते हैं, दो बिंदुओं से कितने वृत्त होकर जा सकते हैं, या फिर तीन बिंदुओं से कितने वृत्त होकर जा सकते हैं। तो वो हम लोग प्रैक्टिकली समझेंगे, ठीक है। तो आपको याद रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि एक बिंदु से कितने वृत्त होकर जा सकते हैं। तो मैं एक काम करता हूं, यहां पर एक बिंदु लेता हूं, यहां पर ये बिंदु है। अब इस बिंदु से कितने वृत्त होकर जाएंगे प्रैक्टिकली हम लोग समझेंगे। तो देखो यहां पर, देखो यहां पर एक वृत्त, ठीक है। उसके बाद दूसरा वृत्त, इसको कम ज्यादा भी कर सकते हैं। तीसरा वृत्त, ठीक है। और इसी प्रकार से आप असंख्य वृत्त ड्रॉ कर सकते हो। समझ में आ रहा है? यहाँ पर आपको याद रखना बेटा, अगर कोई एक बिंदु है तो उससे कितने वृत्त होकर जा सकते हैं, असंख्य, असंख्य वृत्त होकर जा सकते हैं। तीन वृत्त मैंने ड्रॉ किया है और आगे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने छोटा वृत्त ड्रॉ कर रहा हूं और मैं ये देखो एक और वृत्त हो गया। तो एक बिंदु से असंख्य वृत्त होकर जा सकते हैं, याद रहेगा। ये टॉपिक क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है वो भी समझते हैं। हर एक का टेक्निक है बेटा। समझे बेटा? तो अगर आपको किसी ने भी पूछा या फिर स्कूल में अगर आपको किसने पूछा कि एक बिंदु से कितने वृत्त होकर जा सकते हैं, असंख्य। दूसरा, दो बिंदुओं से कितने वृत्त जा सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए टेक्निक है बेटा। अब उसके लिए क्या है, ध्यान से देखो। सबसे पहले मैं दो बिंदु लेता हूं, ठीक है। सपोज करो यहां पर एक बिंदु है और यहां पर एक बिंदु, दो बिंदु है। सपोज करो इस बिंदु का नाम है ए और इस बिंदु का नाम है बी, ठीक है। सबसे पहले एक काम करते हैं, ये रफ नहीं हो रहा है, कोई बात। इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हैं सबसे पहले, ठीक है। अब दोनों बिंदुओं को मिलाने के लिए एक रेखाखंड खींचना पड़ेगा। यहां से एक रेखाखंड हमने खींच लिया, बराबर। अब इस रेखाखंड को समान भागों में बांट दो। अब समान भागों में बांटने के लिए इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, लंब समद्विभाजक डालेंगे। लंब समद्विभाजक क्या करता है, रेखाखंड को समान भागों में बांटना है। तो उसके लिए आपको टेक्निक तो पता ही होगा, मोर देन हाफ, आधे से ज्यादा, पता है ना। आधे से ज्यादा लेते हैं, ठीक है। यहां पर रखा, ठीक है। आधे से ज्यादा है, और ले लेता हूं, ठीक है। यहां पर कट मारा और उसके बाद नीचे कट मारा, ठीक है। और यहां पर कट मारा और ये मिल नहीं रहा है ना, तो इसको बढ़ाएंगे हम थोड़ा। क्या समझा? इसको साइड में रखते हैं और इनको मिला देते हैं।
देखो यहाँ पर, इसको आगे तक बढ़ा देता हूँ, ठीक है। अब टेक्निक क्या है, ध्यान से देखना। अब इसके ऊपर कहीं पर भी रख सकते हो इसको। सपोज करो मैं यहाँ पर रखता हूँ एकदम सेंटर में। अब इसको क्या करना है, अरे बाप रे, एक मिनट ना, इसको मैंने सेंटर में रखा, ठीक है। और आपको क्या करना है, इस बिंदु से मिलाना है। मिला दिया, वृत्त को ड्रॉ करो। एक मिनट, जा रहे हैं ना दोनों बिंदुओं से? समझा? अब आगे देखना, इसको एक काम करता हूं मैं, यहां पर लेता हूं, इस रेखा पे लेना है, उसके बाद इस बिंदु से मिलाओ। मिला दिया। अब वृत्त ड्रॉ करेंगे, दोनों बिंदुओं से होकर गया, ठीक है। अब इसी पर कहीं पर भी ले सकते हो, इसी रेखाखंड पर वापस इसको मिलाना है। वापस ड्रॉ कर दिया। जिस तरह से मैंने 3 वृत्त ड्रॉ किए, तो यहां पर आपको करना क्या है, टेक्निक बता रहा हूं। देखो, पहले मैंने यहां पर केंद्र लिया, फिर यहां पर लिया, फिर यहां पर लिया। इसके ऊपर रखकर आप कितने भी वृत्त ड्रॉ कर सकते हो। इसका मतलब क्या है, अगर 2 बिंदु है तो 2 बिंदुओं से हम लोग असंख्य वृत्त ड्रॉ कर सकते हैं। इसका मतलब ये है, 2 बिंदुओं से कितने वृत्त होकर जाते हैं, असंख्य, गिन नहीं सकते। अब जैसे मैंने 3 वृत्त ड्रॉ किए, और भी वृत्त हो सकते हैं, हो सकते हैं, क्या होंगे, क्लियर। अब उसके बाद क्या है बेटा, 3 बिंदुओं से कितने वृत्त होकर जाएंगे। अब शर्त ये है, 3 बिंदु एक रेखीय भी हो सकते हैं और अरेखीय भी हो सकते हैं। अगर सपोज करो 3 अरेखीय बिंदु है, तो याद रखना एक ही वृत्त होकर जाएगा। मैंने परफेक्ट नहीं बनाया, बट आप समझ के रखना। आपने 9th में किया है, आपको पता, आप ट्रायंगल बनाते थे, फिर तीनों को ऐसे मिलाते थे। तो याद रखना, अगर तीनों अरेखीय बिंदु है तो केवल एक वृत्त ही होकर जाएगा। कितना वृत्त, एक। और अगर बिंदु एक रेखीय है, तीनों बिंदु क्या है बेटा, तो तीनों बिंदुओं से वृत्त होकर नहीं जा सकता। वृत्त या तो ये दोनों बिंदु से जाएगा, या तो ये दोनों बिंदु से जाएगा, या तो ये दोनों बिंदु से जाएगा, लेकिन तीनों बिंदुओं से होकर नहीं जा सकता। तो याद रखना, अगर 3 बिंदु अरेखीय है तो एक वृत्त, और अगर 3 बिंदु एक रेखीय है तो कोई भी वृत्त जाएगा नहीं, पॉसिबल ही नहीं। क्लियर है? तो एक बिंदु से असंख्य वृत्त होकर जा सकते हैं, 2 बिंदु से असंख्य वृत्त होकर जा सकते हैं, और 3 बिंदु से अगर अरेखीय है तो एक रेखीय है तो पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? यस सर। आगे चले? यस सर। चलो, अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ध्यान से देखो। नेक्स्ट टॉपिक अगर आप देखोगे, वृत्त की छेदन रेखा तथा स्पर्श रेखा। छेदन रेखा तथा स्पर्श रेखा, अब दोनों में क्या फर्क है वो भी देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप डायग्राम देखो, सबसे पहले देखो, वृत्त अलग है और ये रेखा भी अलग है। इन दोनों में कुछ रिलेशन है क्या? नहीं। तो ये केवल वृत्त है और ये केवल सिर्फ रेखा है। इन दोनों में कोई रिलेशन है क्या? अब आगे अगर आप देखोगे, वृत्त है, वृत्त को ये रेखा स्पर्श करके जा रही है। स्पर्श मतलब टच करके जा रही है, तो इस रेखा को हम लोग बोलेंगे स्पर्श रेखा। क्या बोलेंगे बेटा? स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा क्या करती है? वृत्त को किसी एक बिंदु पर स्पर्श करके जाती है। सपोज करो ये वृत्त है और ये रेखा है। अब ये रेखा इसको स्पर्श करके जा रही है, मतलब टच करके जा रही है, इस बिंदु पर टच कर रही है, तो ये हो जाएगी स्पर्श रेखा। क्या हो जाएगी बेटा? स्पर्श रेखा। नाम से पता चल रहा है, स्पर्श मतलब छू कर जाएगी। किसको छू कर जाएगी? और उसके बाद है बेटा छेदन रेखा। छेदन मतलब पूरा छेद करके चली जाएगी। समझ में आ रहा है क्या? इससे भी इसी कॉन्सेप्ट बताता हूं। देखो बेटा, ध्यान से देखना। सपोज करो मैं हीरो समझता है ना, वो भी रेखा रहेगा। अगर सपोज करो सामने वाले ने कोई गोली मारा,
छेद कर नहीं चले, हीरो है ना, हीरो को गोली लगता है क्या? नहीं लगता, नहीं लगता। हाँ, साउथ इंडियन मूवी देखा है क्या? उसमें तो कभी नहीं लगता है। हाँ, विलन को लग जाएगा, गोली से घूम घूम के भी जाता है, लेकिन हीरो को लगता है क्या? अब देखो यहाँ पर, अब सपोज करो मैं हीरो हूँ, दिख रहा हूँ ना? हाँ ठीक है, सामने से गोली आया और यहाँ से ना सिर्फ छू के गया। अब आपने कार्टून वगैरह देखा रहेगा, जब भी गोली जाते ऐसा लाइन दिखता है। अब वो लाइन क्या करे, सिर्फ छू के जा रही है, स्पर्श करके जा रही है, उसी हिसाब से समझना है स्पर्श रेखा। उसी तरह देखो बेटा, ये हीरो है और यहाँ से रेखा जा रही है, इसको सिर्फ स्पर्श करके जा रही है, तो स्पर्श रेखा। समझ में आ रहा है? और इसी प्रकार अगर समझो विलन है, खोपड़ी है, खोपड़ी में छेद करके चला गया, समझ में आ रहा है क्या? आया डायरेक्ट हेडशॉट गया ना, यहाँ पर गया, यहाँ से निकला, छेद करके चली गई बेचारी। हाँ क्या रे, फट्टे से हेडशॉट क्योंकि कान के नीचे। समझा कि नहीं? तो याद रखना बेटा, स्पर्श रेखा वृत्त को स्पर्श करके जाती है और छेदन रेखा वृत्त को पूरा कट करके जाती है। और ये छेदन रेखा जो है वृत्त को दो भागों में बांटती है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर देखो, समझो ये वृत्त है, ये रेखा इसको प्रतिच्छेदित करके जा रही है और प्रतिच्छेदित वो दो बिंदुओं पर कर रही है, एक बिंदु यहाँ पर है और एक बिंदु यहाँ पर है। और स्पर्श रेखा एक बिंदु पर स्पर्श करती है और छेदन रेखा दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाती है। समझ में आ रहा है? यस सर। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये सिर्फ वृत्त है और ये सिर्फ रेखा है, और यहाँ पर ये स्पर्श रेखा है क्योंकि उसको वो टच करके जा रही है, और ये छेदन रेखा, छेदन रेखा क्यों? उसको कट करके जा रही है। समझा? यस सर। क्लियर है? यस सर। एक काम करो, फटाफट इसको नोट डाउन कर लो। प्रश्न संग्रह 3.1 को अगर आपको हल करना है तो 3 प्रमेय आपको आना चाहिए, जिसमें सबसे पहला प्रमेय है स्पर्श रेखा त्रिज्या प्रमेय। ठीक है, सबसे पहला प्रमेय ये है, सबसे पहला प्रमेय बेटा स्पर्श रेखा त्रिज्या प्रमेय, और दूसरा प्रमेय है स्पर्श रेखा त्रिज्या प्रमेय का विलोम, उसी का विलोम, और तीसरा है बेटा स्पर्श रेखा खंड का प्रमेय। ये 3 प्रमेय, अगर आपको ये 3 प्रमेय आएंगे, अगर आपको ये 3 प्रमेय आते हैं तो इजीली आप प्रश्न संग्रह 3.1 को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहला प्रमेय हम लोग समझते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको सिद्ध करके नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, सिद्ध हम लोग बाद में सीखेंगे, टेंशन मत लो। तो यहाँ पर क्या लिखा है, ध्यान से देखो। सबसे पहला प्रमेय बेटा स्पर्श रेखा त्रिज्या प्रमेय। ठीक है, तो प्रमेय में क्या दिया है, वृत्त के किसी भी बिंदु से होकर जाने वाली स्पर्श रेखा उस बिंदु को केंद्र से जोड़ने वाली त्रिज्या पर क्या होती है बेटा, लंब है। और इन शॉर्ट स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। शॉर्टकट याद रखना बेटा, स्पर्श रेखा त्रिज्या पर क्या होती है, लंब। त्रिज्या पर लंब होती है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, सपोज करो हमारे पास एक वृत्त है। ठीक है, सपोज करो ये वृत्त है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, वृत्त के किसी भी बिंदु से होकर जाने वाली स्पर्श रेखा, वृत्त के किसी भी बिंदु से होकर जा सकती है। तो यहां पर एक काम करते हैं हम लोग, स्पर्श रेखा खींचते हैं। ठीक है, समझा? अब यहां पर देखो, इस बिंदु से ये रेखा होकर जा रही है, तो ये स्पर्श रेखा है। अब ये जो स्पर्श रेखा है ये त्रिज्या पर क्या होगी, लंब। अगर किसी वृत्त की कोई स्पर्श रेखा है तो त्रिज्या के ऊपर, समझो वृत्त के केंद्र से इस बिंदु को जोड़ने वाला रेखाखंड क्या होगा, त्रिज्या होगा ना। और याद रखना, स्पर्श रेखा है तो त्रिज्या पर वो लंब होता है, लंब होता है मतलब 90 अंश का कोण होता है। अब यहां पर ये जो रेखा L है, यह O केंद्र वाले वृत्त की स्पर्श रेखा है। क्या बेटा, स्पर्श रेखा जो वृत्त को बिंदु M पर स्पर्श करती है, हम लोग ये मान के चलते। ठीक है, तो यहां पर याद रखना बेटा, वृत्त के किसी भी बिंदु से होकर जाने वाली स्पर्श रेखा, वृत्त के किसी भी बिंदु से होकर जाने वाली स्पर्श रेखा
उस बिंदु को वृत्त के केंद्र से जोड़ने वाले त्रिज्या पर क्या होती है बेटा? लंब होती है। इन शॉर्ट स्पर्श रेखा त्रिज्या पर क्या होती है बेटा? लंब होती है। याद रहेगा? अगर सपोज करो कोई वृत्त है, वृत्त में अगर कोई स्पर्श रेखा है तो वह स्पर्श रेखा त्रिज्या पर क्या होगी? लंब होगी। क्या होगी बेटा? लंब होगी। क्लियर है? यस सर। स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होगी। तो याद रखना बेटा, यदि O केंद्र वाले वृत्त में रेखा L यह स्पर्श रेखा हो तो वह त्रिज्या पर क्या होगी? लंब। तो यहां पर रेखा L जो है वो लंब होगी त्रिज्या OM पर। समझा? यस सर। स्पर्श रेखा त्रिज्या पर क्या होती है? लंब होती है। समझा? यस सर। अगर सपोज करो कोई वृत्त है, वृत्त की अगर कोई स्पर्श रेखा है तो स्पर्श रेखा त्रिज्या पर क्या होती है? लंब होती है। लंब मतलब 90 अंश का कोण बनाती है। क्लियर है? यस सर। कोई डाउट है? नो सर। चलो अब इसका विलोम सीखेंगे। देखो इसमें हमने क्या सीखा? स्पर्श रेखा है तो त्रिज्या पर लंब है, और इसका विलोम क्या रहेगा? अगर किसी वृत्त में कोई त्रिज्या है और त्रिज्या के बाह्य बिंदु से कोई रेखा होकर जाती है, ठीक है, रेखा होकर जाती है, अगर वो 90 अंश का कोण बना रही है यहाँ पर, तो ये फिर स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा है तो लंब है, और लंब है तो स्पर्श रेखा है। ये इसका विलोम है। विलोम में क्या दिया? ध्यान से देखो, विलोम में क्या दिया आपको? वृत्त की त्रिज्या के बाह्य सिरे से होकर जाने वाली तथा उस त्रिज्या पर लंब रेखा उस वृत्त की स्पर्श रेखा होती है। अब यहां पर क्या लिखा है? ध्यान से समझना। किसी वृत्त की त्रिज्या, अब सपोज करो हमारे पास एक वृत्त है और वृत्त की यहां पर क्या है बेटा? त्रिज्या। ये वृत्त की क्या है बेटा? त्रिज्या। ये वृत्त की त्रिज्या है। इस वृत्त का केंद्र क्या है बेटा? O। ठीक है, और यहां पर मैं बिंदु लेता हूं बेटा M। तो यहां पर क्या लिखा है? किसी वृत्त की त्रिज्या, किसी वृत्त की त्रिज्या के बाह्य सिरे से, बाह्य सिरे मतलब ये बाहर का सिरा से होकर जाने वाली रेखा, यहां से एक रेखा होकर जाएगी इस बिंदु से, ये रेखा होकर गई, बाह्य सिरे से रेखा होकर जा रही है। इस रेखा का नाम मैंने दिया है L, और ये जो रेखा L है ये त्रिज्या के ऊपर क्या है बेटा? लंब। त्रिज्या पर क्या है? लंब। अब यहां पर देखो, ये रेखा त्रिज्या के बाह्य बिंदु से होकर जा रही है और उसी के साथ साथ उसके ऊपर क्या है बेटा? लंब है। लंब है तो यह जो रेखा L है ये क्या है बेटा? स्पर्श रेखा है। क्या है बेटा? स्पर्श रेखा। उसमें हमने क्या सीखा था? स्पर्श रेखा है तो लंब है, और लंब है तो ये स्पर्श रेखा है। तो याद रखना बेटा, यदि O केंद्र वाले वृत्त में, O केंद्र वाले वृत्त में OM क्या है बेटा? वृत्त की त्रिज्या। OM क्या है बेटा? वृत्त की त्रिज्या। रेखा L यह है त्रिज्या OM, ठीक है, त्रिज्या OM के बाह्य बिंदु M से होकर जाती हो तो क्या हो जाएगा बेटा? रेखा L यह वृत्त की क्या है बेटा? स्पर्श रेखा। वृत्त की क्या है? स्पर्श रेखा। ठीक है। यस सर। और तथा एक चीज और लिखो बेटा, जाती है तथा आप लिख सकते हो रेखा L यह लंब है त्रिज्या किसके ऊपर बेटा? OM के ऊपर। देखो बाह्य बिंदु से होकर जाती है और उसी के साथ साथ त्रिज्या पर वो क्या है बेटा? लंब है। त्रिज्या पर अगर लंब है तो यह रेखा क्या हो जाएगी? स्पर्श रेखा। दोनों समझा? यस सर। पहला हमने क्या सीखा? स्पर्श रेखा त्रिज्या का प्रमेय। इसमें क्या था? किसी वृत्त में अगर स्पर्श रेखा है तो वो त्रिज्या पर क्या होती है? लंब। और यहाँ पर त्रिज्या पर अगर लंब है तो वह क्या है बेटा? स्पर्श रेखा है। क्लियर है? यस सर। और उसके बाद में लास्ट वाला देखो बेटा प्रमेय। लास्ट वाला प्रमेय क्या दिया है?
स्पर्श रेखाखंड का प्रमेय। स्पर्श रेखाखंड का प्रमेय ये क्या दिया, ध्यान से देखो। प्रमेय क्या दिया है, वृत्त के बाह्य भाग से स्थित बिंदु से उस वृत्त पर खींचे गए स्पर्श रेखाखंड सर्वांगसम होते हैं। इसका मतलब क्या है बता दो। सपोज करो हमारे पास एक वृत्त है, वृत्त के बाहर एक बिंदु है, ये बिंदु है। इस बिंदु से अगर हम लोग स्पर्श रेखाखंड खींचेंगे, स्पर्श रेखाखंड मतलब देखो, स्पर्श किया, स्पर्श रेखाखंड स्पर्श किया, ये दोनों सर्वांगसम होंगे। क्या होंगे? वृत्त के बाह्य भाग में अगर कोई स्थित बिंदु है, इस बिंदु से अगर हम लोग रेखाखंड खींचते हैं तो यह दोनों रेखाखंड क्या होंगे? सर्वांगसम। इसका मतलब ये है अगर ये 5 सेंटीमीटर का है तो ये भी कितना होगा? 5 सेंटीमीटर। समझा? यस सर। तो याद रखना, वृत्त के बाह्य भाग में, वृत्त के बाह्य भाग में स्थित बिंदु से उस वृत्त पर खींचे गए स्पर्श रेखाखंड, स्पर्श रेखाखंड और ये भी क्या बेटा? स्पर्श रेखाखंड। ये दोनों सर्वांगसम होंगे। सर्वांगसम होंगे मतलब दोनों का माप क्या होगा? समान। यहाँ पर देख लो, ये वृत्त है, यस सर। वृत्त के बाहर एक बिंदु है, यस सर। यहाँ से अगर स्पर्श रेखाखंड खींचा और यहाँ पर भी क्या बेटा? स्पर्श रेखाखंड। रेखाखंड बोला है मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक। मतलब ये जो PD है वो किसके बराबर होगा? QD। समझ में आ रहा है? यस सर। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा बेटा? यहाँ पर रेख PD जो है वो सर्वांगसम होगा रेख QD के। समझ में आ रहा है? Yes, तो sir. याद रखना बेटा, वृत्त के बाह्य भाग में अगर कोई बिंदु स्थित है, वहां से अगर आप स्पर्श रेखाखंड खींचते हो तो वो दोनों क्या होते हैं बेटा? सर्वांगसम सर्वांगसम होते हैं। क्या होते हैं? सर्वांगसम होते हैं। क्लियर है? यस सर। कोई डाउट है? नो सर। पहला हमने सीखा स्पर्श रेखाखंड त्रिज्या का, सॉरी स्पर्श रेखा त्रिज्या का प्रमेय, फिर उसका विलोम, और ये क्या बेटा? स्पर्श रेखाखंड का प्रमेय। क्लियर है? यस सर। फटाफट एक काम कर लो, नोट डाउन कर लो। हाँ, एक चीज और, अब देखो बेटा, ध्यान दो बेटा, इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम लोग प्रश्न संग्रह 3.1 को सॉल्व करेंगे। अब प्रश्न संग्रह 3.1 के लिए आपको ये तीनों प्रमेय आना चाहिए। अगर आपको ये तीनों प्रमेय आता है तो इजीली आप प्रश्न संग्रह 3.1 को सॉल्व कर सकते हैं। समझा? Yes, sir. तीनों प्रमेय पढ़ के आना।